नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसका सेकंड चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर चल रहे हैं, चालक स्थिर वैद्युत की। देखिए, इस टॉपिक के नाम से ही स्पष्ट है कि हम इसमें अध्ययन करेंगे चालकों में उपस्थित स्थिर आवेशों के बारे में। तो यदि हम इसको भौतिक विज्ञान की एक शाखा मान लें तो इसमें हम अध्ययन करेंगे चालकों में उपस्थित स्थिर आवेशों के बारे में। तो ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम चालकों में उपस्थित स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ में आप देखेंगे कि चालकों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चालक स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो रिजल्ट्स हैं उनके बारे में भी आप देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर रिजल्ट्स निकलेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसकी जो बेसिक बातें हैं मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि चालक स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है, कहते किसे हैं। तो देखिए दोस्तों, चालक स्थिर वैद्युतिकी के अंदर चालक में उपस्थित स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। चालक में उपस्थित स्थिर आवेशों का अध्ययन, स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे यहां पर हम। अब देखिए, हम जानते हैं चालक क्या होता है कि चालक पदार्थ का वह भाग होता है जिसमें आवेशों का प्रवाह आसानी से होता हो। आवेशों का प्रवाह यदि इजी तरीके से हो रहा है तो उनको हम चालक कहेंगे, चालक कहा जाता है। देखिए, पदार्थों को हम उनकी चालकता के आधार पर 3 भागों में डिवाइड करते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। जिनकी चालकता अच्छी होती है, बढ़िया होती है, जिनमें से आवेश आसानी से प्रवाहित होते हैं उनको हम चालक कहते हैं, और जिनमें से आवेश प्रवाहित नहीं हो पाते उनको कुचालक कहेंगे, और जिनकी चालकता चालकों से कम और कुचालकों से अधिक होते हैं उनको हम अर्धचालक कहते हैं। यहां पर हम अध्ययन करेंगे सिर्फ चालकों के बारे में। सिर्फ किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं? चालकों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिन पर हम बाह्य विद्युत क्षेत्र या जब विद्युत विभवांतर आरोपित कर देते हैं तो उनमें से आवेशों का प्रवाह होता है, चालक कहलाते हैं। अब देखिए, ये जो चालक हैं उनको भी हम अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, जैसे हम बात करें धात्विक चालक की, धात्विक चालक की बात करें तो धात्विक चालकों के अंदर क्या होता है? धात्विक चालक का मतलब है धातु से बने हुए, जैसे हमारे पास में एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गई, सिल्वर हो गई, ये सब धात्विक चालक होते हैं। और धात्विक चालकों के अंदर भी आवेश प्रवाहित होते हैं और आवेशों के रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। देखिए, सभी चालकों के अंदर आवेश प्रवाहित होते हैं, धात्विक चालकों के अंदर भी होंगे, विद्युत अपगढ़े पदार्थों के अंदर भी होंगे। जो विद्युत अपगढ़े पदार्थ होते हैं, ये भी विद्युत अपगढ़े जो पदार्थ हैं वो भी चालक की भांति काम करते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें इसके अंदर, तो जो आवेश प्रवाह होता है जिनकी वजह से धारा प्रवाहित होती है, आवेश वाहक कहलाते हैं। आवेश वाहक इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसमें विद्युत अपगढ़े पदार्थ के अंदर आवेश वाहक होते हैं आयन। तो यहां पर आयन का मतलब यहां पर धनायन और ऋणायन दोनों से हैं। देखिए, आयन का मतलब समझ लीजिए, जैसे हम सोडियम क्लोराइड को लें, इसका विद्युत अपघटन कर दें तो ये सोडियम Na+ और Cl- के अंदर टूट जाता है, तो ये एक धनायन है, ये एक ऋणायन है। तो विद्युत अपगढ़े पदार्थ में आयनों के रूप में आवेशों का प्रवाह होता है। धनायन और ऋणायन दोनों आयनों की श्रेणी में हैं। लेकिन यहां पर हम अध्ययन करेंगे सिर्फ धात्विक चालकों के बारे में कि धात्विक चालकों के अंदर आवेश वाहक कौन से होते हैं। तो धात्विक चालकों के अंदर आवेश वाहक होते हैं दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। इसको एकदम क्लियर कर लीजिए, दिमाग में हर सेंटेंस फिट हो जाना चाहिए। क्या है कि इनके अंदर, जैसे ये आपके पास में कोई चालक है और धात्विक चालक है, तो इसमें क्या होता है कि किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसे नाभिक से दुर्बल बल से बंधा होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, धात्विक चालकों के अंदर जो
परमाणु है उसकी बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक से दुर्बल बल के द्वारा बंधा होता है, थोड़ी सी ऊर्जा पाकर पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करता है, स्वतंत्र रूप से गति करता है, इसलिए उन इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पदार्थ के अंदर स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, विचरण करते हैं, लेकिन कभी भी धातु के पृष्ठ को छोड़कर बाहर नहीं निकलेंगे। एक बार इसको क्लियर कर लीजिए, ये कभी भी धातु के पृष्ठ को छोड़कर बाहर नहीं आएंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन पदार्थ में तो स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, दूसरे परमाणुओं से आयनों से टकराकर गति करते रहते हैं, बट पदार्थ के पृष्ठ को छोड़कर बाहर नहीं निकलेंगे, धातु के पृष्ठ से बाहर नहीं आएंगे। तो यहां पर ये एकदम क्लियर कर लीजिए कि धात्विक जो चालक होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्वतंत्र रूप से टेढ़ी मेढ़ी गति करेंगे, धातु के पृष्ठ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब यदि हम धातु के ऊपर विद्युत क्षेत्र लगा दें, विभवांतर आरोपित कर दें, इसके ऊपर हमने लगा दिया एक विद्युत क्षेत्र। देखो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हमने एक धनावेशित प्लेट ली है, एक ऋणावेशित प्लेट ली है, और धनावेश से ऋणावेशित प्लेट की ओर विद्युत क्षेत्र यहां पर क्रिएट हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस धनावेशित प्लेट से आकर्षित होकर और इस ऋणावेशित प्लेट से प्रतिकर्षित होकर इधर गति करेगा, मतलब ऋणावेशित प्लेट से धनावेशित प्लेट की ओर गति करेगा, अर्थात विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जब विद्युत क्षेत्र या बाह्य विभवांतर लगाया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेंगे। यह भी दिमाग में फिट बैठा लीजिए कि जब विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो आवेश गति करते हैं, धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है, जबकि ऋणावेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है। ऋणावेश विद्युत क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में गति करेगा। यहां पर आप देख सकते हैं क्यों करता है, क्योंकि ये ऋणावेशित पार्टिकल है और ये धनावेशित प्लेट है, तो इससे ये अट्रैक्ट होगा और अट्रैक्शन की वजह से ये इधर गति करेगा, और ये ऋणावेश भी इसको धक्का मारता है। तत्पश्चात ये विद्युत क्षेत्र इसका इधर है, धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर विद्युत क्षेत्र होता है इस डायरेक्शन में, जबकि जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कर रहा है। तो आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा कि चालकों के अंदर आवेश वाहकों के रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। क्लियर? ये इतना समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, चालक स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजों का हम अध्ययन करने वाले हैं। 5 बिंदु यहां पर देखेंगे, और जो सबसे पहला जो बिंदु है वो देखिए कि चालक के अंदर की स्थिर विद्युत स्थिति में, स्थितिक स्थिति में चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। मैं एक एक करके 5 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, बताऊंगा सभी बिंदु। मैं यहां से इतनी बातें तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। पहला जो बिंदु है, चालक स्थिर वैद्युतिकी के महत्वपूर्ण परिणाम, महत्वपूर्ण जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोगों को समझने हैं। पहला जो रिजल्ट्स हैं वो क्या है, देखिए महत्वपूर्ण परिणाम चालक स्थिर वैद्युतिकी से जो रिजल्ट्स निकले हैं उनमें से जो पहला रिजल्ट है वो क्या है कि स्थितिक स्थिति में, स्थितिक स्थिति का मतलब ये हो गया कि जब आवेश गति करके रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो उस स्थिति को हम स्थितिक स्थिति कहेंगे। देखिए हमने ये देख लिया है कि चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गतिशील अवस्था में होते हैं, तो गतिशील इलेक्ट्रॉनों के बारे में यहां पर हम अध्ययन नहीं करेंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन गति करके रुक जाते हैं या चालक को जब आवेश देते हैं तो आवेश गति करके रुक जाते हैं, तो उसके पश्चात की जो स्थिति है उसका यहां पर हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसको हम चालक स्थिर वैद्युतिकी कह रहे हैं। एक बार फिर से दिमाग में फिट बैठा लीजिए। चालक स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम चालक में उपस्थित स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। चालक में मौजूद जो स्थिर आवेश होते हैं उनका हम यहां पर अध्ययन करेंगे, देखेंगे। तो स्थितिक स्थिति में पहला जो बिंदु है वो देखिए कि स्थितिक स्थिति में, स्थितिक स्थिति का मतलब क्या है कि स्थिर अवस्था में जब आवेश होते हैं, स्थिति का मतलब होता है स्थिर, तो स्थितिक स्थिति का मतलब है स्थिर आवेशों की स्थिति में चालक के अंदर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। स्थिति में चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। यह बिंदु एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ये अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अब यहां पर हम किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, बाह्य विभवांतर में रखेंगे, तो क्या उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है, वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, जैसे ये हमारे पास में कोई धात्विक चालक है। दोस्तों आप बोर्ड पर नजर रखिए, अच्छे से समझ में आ सकता है। ये हमारे पास में कोई चालक है, धात्विक चालक है। कौन सा चालक है? धात्विक चालक हैं। इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। क्लियर? बाह्य यदि हम विद्युत क्षेत्र लगा दें तो इसके अंदर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो अब हम यहां पर देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने के लिए हमने यहां पर ये दो प्लेटें ली है। एक प्लेट के ऊपर धनावेश है तो दूसरी प्लेट के ऊपर उतना ही ऋणावेश है। ये दो प्लेटें हमने यहां पर ली है। एक प्लेट के ऊपर धनावेश है, दूसरी प्लेट के ऊपर ऋणावेश है, और जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है इन दोनों प्लेटों के द्वारा, देखिए मैं जो बोल रहा हूं उसे आप समझते चले जाइए। ये हमने विद्युत क्षेत्र लगाया है एक धनावेशित प्लेट और एक इस ऋणावेशित प्लेट के कारण से। ये जो विद्युत क्षेत्र है वो इस डायरेक्शन में है, इस ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। इस ई के सबस्क्रिप्ट में EXT लिखा है। इस EXT का मतलब है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाहर से लगाया गया। ये देखो चालक के अंदर नहीं है, ये हमने बाहर से दो प्लेट लगाकर इस चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं, जिसकी डायरेक्शन धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर होती है। अब होता क्या है, जैसे ये बाह्य विद्युत क्षेत्र यहां पर हम लगा देते हैं, इस चालक के अंदर उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इस धनावेशित प्लेट की ओर आकर इकट्ठे हो जाते हैं और तब तक इकट्ठे हो जाएंगे। और इधर तो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं और इधर धनावेशित आयन यहां पर आकर इस पृष्ठ के ऊपर इकट्ठे होते चले जाते हैं और तब तक होते रहेंगे जब तक इनके कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर ना हो जाए। देखो एक तो ये हमने लगाई है ई एक्सटर्नल, जो कि इन दोनों प्लेटों की वजह से। अब इसके अंदर विपरीत दिशा में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये विपरीत दिशा में क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो इस धनावेशित प्लेट से अट्रैक्ट होंगे, ये इसको खींचेगा। ये जो प्लेट है वो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों को खींचेगी, तो आकर्षित करेगी, तो वो यहां पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे। और जो इसमें धनायन, जिन परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो वो तो धनायन की भांति हो गए। वो जो धनायन हैं वो इस ऋणावेशित प्लेट से अट्रैक्ट होकर इस पृष्ठ के ऊपर आकर इकट्ठे हो जाएंगे। क्लियर? कि इस पृष्ठ के ऊपर जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, एक पृष्ठ के ऊपर धनावेश तो दूसरे पृष्ठ के ऊपर ऋणावेश आकर इकट्ठा हो जाता है। एक पृष्ठ के ऊपर धनावेश आ जाएगा तो दूसरे पृष्ठ के ऊपर ऋणावेश आकर इकट्ठा हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहां पर आप देखेंगे कि ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। इस विद्युत क्षेत्र को हम आंतरिक विद्युत क्षेत्र ई इंटरनल से पुट कर रहे हैं। ये किसके बराबर है? ई इंटरनल है। ये जो ई इंटरनल है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। और यदि आप यहां पर देखेंगे कि ई एक्सटर्नल इस चालक के अंदर, ई एक्सटर्नल तो इधर की ओर है और ई इंटरनल उसकी विपरीत दिशा में है। दोनों का यदि आप सदिश योग कर दें तो वो आएगा शून्य। इसका मतलब हो गया कुल जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है चालक के अंदर वो शून्य होती है। इसको आप दिमाग में फिट बैठा लीजिए, कैसे अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ये तो आपको याद रखना, ये बार बार यूज में आएगा। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है दोस्तों? शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई है? शून्य आ गई है। अब हम यहां पर दूसरा बिंदु लेते हैं। देखिए दूसरा बिंदु क्या है?
दूसरा बिंदु क्या है, देखिए आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो पृष्ठ के लंबवत होता है। दूसरा बिंदु देखिए, आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। यह है दूसरा परिणाम, रिजल्ट। अब इसको हम आप लोगों को समझाएंगे, इसका मतलब समझिए पहले। आवेशित चालक है, वो आवेशित है, उसके ऊपर कोई ना कोई आवेश है, चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, हमने उसको आवेश दे रखा है कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, हम सिर्फ पृष्ठ के ऊपर बात कर रहे हैं, जो भी हम आवेश देंगे चालक को वो सदैव उसके पृष्ठ के ऊपर ही विद्यमान रहेगा और चालक के अभ्यंतर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता, वो हम तीसरे बिंदु में देखेंगे। बट यहां पर देख लीजिए, उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो पृष्ठ सतह होती है, उस सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो उस पृष्ठ के सदैव अभिलंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये बात एकदम क्लियर कर लीजिए, दिमाग में फिट बैठा। लंबवत का मतलब 90 डिग्री, अभिलंबवत का मतलब है पृष्ठ। जैसे एक तो होता है, ये तो है लंबवत, ये रेखा और ये रेखा दोनों एक दूसरे के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, तो ये होती है लंबवत। अभिलंबवत का मतलब इस पृष्ठ तथा ये जो पृष्ठ है और इस पृष्ठ तथा इस रेखा के बीच का कोण होता है, उसको हम अभिलंबवत कह देते हैं। बात एक ही, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब 90 डिग्री का कोण होता है कुल मिलाकर। अब देखिए, हम यहां पर एक चालक लेकर चलेंगे, उस चालक को हम आवेशित लेकर चलेंगे और उसके पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र कितना एंगल बनाकर रखता है वो यहां पर अब हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में जैसे कोई चालक है, ये क्या है, चालक है, और इस चालक को हमने दे दिया आवेश। तो आवेश दोस्तों सदैव उस चालक के पृष्ठ के ऊपर ही विद्यमान रहता है। आवेश सदैव उस चालक के पृष्ठ के ऊपर ही विद्यमान रहेगा। क्लियर। अब हम ये जानते हैं कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0 होती है। जब हम चालक को आवेश दे देते हैं तो ये जो आवेश है वो पूरे पृष्ठ पर वितरित होकर स्थिर अवस्था में आ जाएगा। पहले जैसे यहां पर आवेश देंगे ना, वो आवेश भी पूरे पर यहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो एक चीज यहां पर दिमाग में फिट बैठा लीजिए, यदि आप कुचालक, जैसे आपके पास में कांच की छड़ है, ये किसकी छड़ है, कांच की छड़ है, आपने इस कांच को जहां आवेश दिया, इस बिंदु पर आवेश दिया, तो ये आवेश यहीं पड़ा रहेगा, ये अपने आप गति नहीं करता। बट चालक में क्या होता है, इस स्थिति को समझ लीजिए अब कि ये जैसे हम चालक को यहां पर आवेश देंगे तो वो जो आवेश है वो पूरे पृष्ठ के ऊपर वितरित हो जाएगा और थोड़ी देर पश्चात पृष्ठ के ऊपर आवेश स्थिर अवस्था में होंगे। कौन सी स्थिति में होंगे, स्थितिक स्थिति में होंगे, इस स्थिति में आ जाएंगे। स्थितिक स्थिति में आवेश मौजूद है, इसका मतलब है कि आवेश गति नहीं कर रहे, आवेशों पर लगने वाला बल 0 है। एक बार देखिए, अंदर तो आवेश हो ही नहीं सकता, पृष्ठ के ऊपर जो आवेश है उसके ऊपर लगने वाला बल 0 होता है। पृष्ठ पर आवेश पर लगने वाला बल 0 होता है। क्यों होता है 0 बल, इसको देखो समझो। पृष्ठ के ऊपर जो आवेश है वो कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में। यदि कोई पार्टिकल, कोई कण स्थिर अवस्था में होता है तब उस पर लगने वाला बल कितना होगा, 0 होगा। और वो गति नहीं कर रहा, पार्टिकल गति नहीं कर रहा, तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा, 0 होगा। तो इस पृष्ठ के ऊपर जो आवेश हैं, आवेशित इलेक्ट्रॉन हैं या कोई धनावेश हैं, तो वो जो धनावेश है वो गति नहीं कर रहा है, गति नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि उस पर लगने वाला बल 0 है। तो इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाला जो बल होता है वो 0 है। बल 0 है, इसका मतलब है कि आवेश इंटू पृष्ठ के अनुदिश जो विद्युत क्षेत्र का घटक होता है। देखिए मेरी बात को सुनना समझना, जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं कि हमारे पास में विद्युत क्षेत्र थीटा कोण बनाए हुए हैं। पृष्ठ के साथ में कितने कोण पर हैं विद्युत क्षेत्र,
ये विद्युत क्षेत्र है इधर, और पृष्ठ के साथ में इसने थीटा एंगल बना रखा है। तो पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र का जो घटक है वो क्या हो जाएगा, E cos थीटा। पृष्ठ के अनुदिश घटक क्या हो जाएगा, देखो हमने इसको घटकों में वियोजित किया तो पृष्ठ के अनुदिश इस विद्युत क्षेत्र का घटक कितना आया, E cos थीटा। क्लियर। अब यहां पर जो आवेश है, जैसे कोई धनावेश है इस बिंदु पर मौजूद है, तो उस धनावेश पर इस दिशा में जो विद्युत क्षेत्र का घटक उस पर काम कर रहा है वो है E cos थीटा। वो कितना है, E cos थीटा। तो इस बल को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो बल बराबर होता है, हम विद्युत बल बराबर Q इंटू ई पढ़ते आए हैं, Q इंटू ई के इक्वल पढ़ते हैं। अब यहां पर Q तो आवेश है, इस आवेश का मान तो कितना है Q, और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना है पृष्ठ के अनुदिश E cos थीटा, E cos थीटा। तो इन Q इंटू ई cos थीटा बराबर 0 है। देखो कई बार दिमाग में यह आता है कि हम बल का सूत्र तो ये पढ़ते हैं F बराबर QE, फिर यहां पर QE cos थीटा क्यों ले रहे हैं। देखो इस बल का मान मैंने QE cos थीटा रखा है, F बराबर QE cos थीटा क्यों रखा, क्योंकि ये पृष्ठ के अनुदिश बल है, और ये पृष्ठ के ऊपर है, पृष्ठ के अनुदिश बल है। पृष्ठ के अनुदिश से आवेशों पर लगने वाला बल शून्य है, तो पृष्ठ के अनुदिश से आवेश और पृष्ठ के अनुदिश से विद्युत क्षेत्र का मान, तो पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र तो E cos थीटा रह जाएगा। पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र कितना रह जाएगा, सिर्फ E cos थीटा रह जाएगा, इसलिए Q इंटू E cos थीटा ये भी 0 हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर एकदम क्लियर कर लीजिए कि विद्युत क्षेत्र यदि हम इधर लेते हैं तो पृष्ठ के अनुदिश उसका घटक हो जाता है E cos थीटा, और पृष्ठ के अनुदिश से आवेश पर लगने वाला बल F बराबर होगा 0। तत्पश्चात F बराबर Q इंटू ई cos थीटा बराबर भी 0 होगा। देखिए बल का जो फॉर्मूला होता है Q इंटू ई होता है, तो इस पृष्ठ के अनुदिश से लगने वाला आवेश, जैसे यहाँ पर आवेश Q है तो इस आवेश Q और विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E cos थीटा, इसका मान 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे Q का मान 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि पृष्ठ के अनुदिश से जो विद्युत क्षेत्र का घटक है ये 0 होगा। विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है तो cos थीटा बराबर 0 होगा। cos थीटा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो cos थीटा 0 के इक्वल कब होगा, जब थीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री हो। देखिए cos 90 का मान कितना होता है, 0। cos 90 का मान कितना होता है, देखो इसका मतलब समझ लिए कि ये पूरी राशि 0 के इक्वल है। यहां पर Q 0 नहीं है, इसका मतलब ये बाकी की बची हुई राशि वो 0 है, E cos थीटा ये 0 है। अब E cos थीटा 0 कब है, या तो E 0 या cos थीटा 0। E विद्युत क्षेत्र हमने लिया है, ये 0 हो नहीं सकता, तो cos थीटा 0 होगा। cos थीटा कब 0 होता है, जब थीटा का मान 90 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि ये जो थीटा हमने कंसीडर किया था वो 90 डिग्री का मान होता है। यहां पर इसका मान कितना होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि जो विद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठ के लंबवत होता है, इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र होता है। क्लियर। जो विद्युत क्षेत्र हमने इधर लिया था वो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में होगा, इस दिशा में होगा। तो ये था चालक स्थिर विद्युत का दूसरा बिंदु, जो हमें ये बताता है कि स्थितिक स्थिति में, देखो ये भी क्लियर कर लीजिए, स्थितिक स्थिति के अंदर ही ऐसा पॉसिबल है। स्थितिक स्थिति के अंदर चालक के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो सदैव चालक से पृष्ठ से लंबवत होता है। ये दूसरा बिंदु था कि आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदैव चालक के पृष्ठ के परपेंडिकुलर होता है। अब आप देखेंगे यहां पर तीसरा बिंदु, देखिए जो तीसरा बिंदु है वो क्या है, तीसरा जो बिंदु है वो है कि स्थितिक स्थिति में चालक के अभ्यंतर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। स्थितिक स्थिति के अंदर है चालक के आवेश जो भी देंगे वो सारा का सारा उसके पृष्ठ पर रहेगा, उसके आंतरिक भाग में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। अतिरिक्त का मतलब है उसमें पहले से परमाणु मौजूद हैं तो उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो है ही, लेकिन उनका जो टोटल योग है वो 0 है, कोई अतिरिक्त आवेश नहीं है। तो तीसरा जो बिंदु है वो क्या है, देख लीजिए कि स्थितिक स्थिति में चालक के अभ्यंतर का मतलब है अंदर की ओर, अभ्यंतर अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता, अतिरिक्त
आवेश नहीं हो सकता। देखिए इस लाइन का मतलब समझेंगे, वही स्थिति की स्थिति का मतलब है स्थिर आवेशों की स्थिति में चालक के अभ्यंतर मतलब आंतरिक भाग में, अंदर की ओर आंतरिक भाग में अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। मतलब जो धनावेश और ऋणावेशों का योग है वो शून्य होता है, कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है। अब इस बात को हम यहां पर प्रूफ करेंगे दोस्तों। जैसे हमारे पास में कोई चालक है और जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो सारा का सारा आवेश उसके पृष्ठ के ऊपर ही विद्यमान रहता है। आंतरिक भाग में आवेश यदि आप दे भी देते हैं तो वो यहां पर पृष्ठ के ऊपर आ जाएगा। ये आवेश उस स्थिति में रहना पसंद करेंगे, देखो प्रतिकर्षण बल के कारण से पृष्ठ के ऊपर आ जाते हैं। और आप देखेंगे कि अंदर आवेश क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, शून्य। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है दोस्तों, शून्य होती है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, तो यहां पर हम लगा देंगे गाउस का नियम। तो गाउस के नियम से हम क्या जानते हैं, गाउस के नियम से हम जानते हैं फाई इक्वल टू, दोस्तों याद कीजिए गाउस का नियम, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस के नियम का गणितीय रूप होता है। ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर का बंद समाकलन बराबर होता है समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, हमने पहले बिंदु में देख लिया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक के अंदर कितनी होती है, शून्य होती है। तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये मान 0 हो जाएगा। ये मान 0 होते ही पूरी की पूरी राशि किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो 0 बराबर आ गया समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन q इक्वल टू 0। समेशन q इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि अंदर जितने भी आवेश मौजूद हैं उन सबका सदिश योग बीजगणितीय योग शून्य होता है। चालक के अंदर मौजूद जितने भी आवेश है उनका बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। अब यहां पर आप देखें इसका मतलब क्या है कि स्थितिक स्थिति में चालक के अभ्यंतर, चालक के अंदर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता, अतिरिक्त आवेश पॉसिबल नहीं है। अब हम चौथा जो बिंदु है वो यहां पर देख लेते हैं। मैं यहां से इसको हटा रहा हूं। तो चौथा बिंदु है दोस्तों वो क्या है कि चालक के पृष्ठ पर की स्थिति की ही हम यहां पर भी बात करेंगे। यहां पर भी हम स्थिति को ही लेकर चलेंगे कि स्थिति के अंदर चालक के समस्त आयतन में स्थिर विद्युत विभव नियत रहता है। देखिए चौथा जो बिंदु है वो क्या है, स्थिति में चालक के समस्त आयतन में विभव नियत रहता है, समान रहता है। विभव है वो नियत रहता है, समान रहता है, कांस्टेंट बना रहेगा, नियत रहेगा। क्लियर। अब देखिए दो इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए कि हम जो रिजल्ट है हमारे पास में पहला और दूसरा, उन दोनों रिजल्ट्स को काम में लेकर इस रिजल्ट को सिद्ध करने वाले हैं। हमें जानते हैं कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और चालक के पृष्ठ के अनुदिश जो विद्युत क्षेत्र होता है वो भी शून्य होता है। देखिए दोनों चीजें एकदम क्लियर कर लीजिए। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य है, चालक के अभ्यंतर मतलब चालक के अभ्यंतर शून्य है और चालक के पृष्ठ के अनुदिश भी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो विद्युत क्षेत्र चालक के अंदर भी शून्य है, उसके पृष्ठ के अनुदिश भी विद्युत क्षेत्र है वो शून्य रहता है। हम जानते हैं, उसी का यहां पर प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं, देखिए क्या जानते हैं हम, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, शून्य, तथा चालक के पृष्ठ पर, चालक के पृष्ठ के अनुदिश भी विद्युत क्षेत्र कितना होता है, अनुदिश। विद्युत क्षेत्र का जो घटक होता है वो ई कोस थीटा होता है और ई कोस थीटा कितना होता है, 0 होता है। तो किसी आवेश को चालक के अंदर और चालक के पृष्ठ पर
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। देखो मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुन लीजिए कि चालक के पृष्ठ के अनुदिश चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य है। चालक के अंदर और पृष्ठ के ऊपर किसी आवेश को ले जाने में जो बल नहीं लगता, बल ही नहीं लग रहा है, तो ये दोनों चीजें शून्य है, ये दोनों चीजें शून्य हैं। इसका मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को चाहे अंदर चाहे पृष्ठ पर भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओ और चाहे अंदर भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाइए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाइए, ले जाने में जो किया गया कार्य है वो शून्य करना पड़ेगा, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणा में। देखो कार्य बराबर होता है बल गुणा में विस्थापन, तो यहां पर जो बल है वो शून्य है, तो कार्य भी कितना है? शून्य। किसी आवेश को चालक के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो कितना है? शून्य। अब कार्य के फॉर्मूला हमारे पास में कार्य का एक फॉर्मूला और भी है। कार्य बराबर होता है आवेश, जिस आवेश को लेकर जा रहे हैं, इनटू में विभवांतर, बिंदु ए और बी के मध्य का विभवांतर। ऐसे आप यदि इसको जैसे मान लीजिए कि बी पर लेकर जा रहे हैं तो वी बी, इसको बाद वाला पहले लिखेंगे, ए से बी तक लेकर जा रहे हैं तो वी बी माइनस वी ए, ये है विभवांतर। तो कार्य शून्य, देखो इस को पूरे को रिजल्ट को एक बार समझेंगे। विभवांतर शून्य, वी ए ये विभवांतर है, इसको मैं वी बी माइनस वी ए से ही पुट कर देता हूं, तो विभवांतर शून्य है। इसका मतलब हो गया वी बी माइनस वी ए बराबर 0 और वी बी बराबर है वी ए के। इसका मतलब है ये बिंदु ए का विभव बी का विभव बराबर होता है। देखो इस तथ्य को भी आप लोग समझ लीजिए, फिर से एक एक करके इसके सारी बातों को ध्यान देंगे। स्थिति में चालक के समस्त आयतन में जो विभव है वो नियत रहता है। अब विभव कैसे नियत रहेगा उसको हम समझेंगे यहां पर, क्योंकि चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होती है? शून्य। अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, ये हमने बिंदु 1 में देख लिया। क्लियर? हमने चालक के पृष्ठ पर भी देख लिया। ये जब दूसरा बिंदु हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा कि चालक के पृष्ठ के अनुदिश जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो भी शून्य होती है। तो चालक के पृष्ठ के अनुदिश ई कोस थीटा बराबर भी 0 होता है। ये दो चीजें क्लियर हो गई। विद्युत क्षेत्र चाहे अंदर हो चाहे पृष्ठ के अनुदिश हो, शून्य होता है। क्लियर? अब यदि विद्युत क्षेत्र शून्य है तो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र ही काम नहीं कर रहा तो ले जाने में किया गया कार्य भी 0 होगा। कोई प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम नहीं कर रहे हैं हम, विद्युत क्षेत्र ही नहीं है तो काम कहां से करेंगे? तो विद्युत क्षेत्र 0 है, इसलिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य है वो भी 0 होगा। तो कार्य 0 हो गया। कार्य कितना होगा? 0। अब जैसे हम आवेश को लेकर जा रहे हैं चालक के अंदर किसी बिंदु ए से बी तक, कहां से कहां तक लेकर जा रहे हैं? चालक के अंदर गए दो, पृष्ठ पर गए दो, चालक के आयतन में होने चाहिए दोनों बिंदु, तो ए से बी तक लेकर जा रहे हैं। और कार्य बराबर होता है आवेश इंटू विभवांतर। विभवांतर की जो डेफिनेशन है वो याद कीजिए, कार्य बट्टे में आवेश होती है। विभवांतर बराबर होता है W अपॉन में Q, W अपॉन में Q, तो Q W बराबर आ गया Q इंटू विभवांतर। तो कार्य यहां पर 0 होगा। अरे बिंदु ए से बी तक आप आवेश को लेकर जा रहे हैं तो कार्य कितना होगा? 0। और हमने बता दिया ना, तो कार्य 0 है, तो कार्य 0 है, इसका मतलब Q इंटू विभवांतर भी 0। अब विभवांतर 0 है तो ये देखो इन दोनों का गुणा 0 है, इसका मतलब आवेश 0 नहीं हो सकता। ये वाला मान है वो 0 है, ये वाला मान जब 0 है इसका मतलब हो गया इसको बराबर के इस तरफ ले, VB माइनस VA बराबर 0, तो VB बराबर आ गया VA के। इसका मतलब है कि बिंदु ए का विभव बिंदु बी के विभव के बराबर है। पूरे संपूर्ण चालक के आयतन में जो विभव है वो समान रहता है, ये हमने बता दिया है। यही है स्थिति में चालक के समस्त आयतन में विभव का मान नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, एक समान रहता है। क्लियर? तो दोस्तों ये था चौथा बिंदु। अब मैं आपको बताता हूं इस चालक स्थिर वैद्युतिकी का पांचवां बिंदु। दोस्तों आपने 4 परिणाम यहां पर देख लिए थे। पांचवां परिणाम देखिए क्या है। पांचवां जो रिजल्ट है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या चालक के पृष्ठ पर, चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, तो चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, देखिए चालक के पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां सिग्मा उसे चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। सिग्मा क्या है?
चालक के पृष्ठ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश बट्टे में क्षेत्रफल को हम आवेश घनत्व से रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर। तो देखिए दोस्तों, जैसे ये हमारे पास में कोई चालक है और इसको हमने आवेश दिया तो सारा का सारा आवेश उसके पृष्ठ पर ही आ जाता है, अभ्यंतर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता। अर्थात जो भी आवेश आप किसी चालक को देंगे सारा का सारा आवेश उस चालक के पृष्ठ पर ही आ जाएगा। क्लियर? तो यहां पर आप देखेंगे कि चालक के पृष्ठ के ठीक बाहर या इसके पृष्ठ पर किसी बिंदु P पर यदि हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम अप्लाई करेंगे यहां पर गाउस का नियम। गाउस का नियम यहां पर अप्लाई करके E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहां पर ज्ञात कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने कुचालक या पतली आवेशित समावेशित परत के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, वो हमने फर्स्ट चैप्टर में देख ली थी, गाउस के नियमों के अनुप्रयोगों में देख ली थी। वो हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बट चालक के पृष्ठ पर चालक के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। दोनों में डिफरेंस है, अंतर है, ये क्लियर कर लीजिए आप लोग। याद कीजिए कि किसी याद है या नहीं है? ये देखो E बराबर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है चालक के कारण से, और यदि कुचालक परत होती तो उसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता। ये फर्स्ट चैप्टर में हमने देख लिया है। क्लियर? अब देखो, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का चयन करना है। ये हमने क्या कर लिया, एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है। ये क्या है? बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है। और अब यहां पर देखें, इसमें 3 पृष्ठ हैं, एक बायां वर्ताकार फलक, एक दायां वर्ताकार फलक, इनको मैं S1 S2 नाम दे दूं, और एक वक्राकार फलक, इसको हम S3 नाम दे देते हैं, S3 नाम दे देते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे इसके कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसकी डायरेक्शन इधर, क्षेत्रफल सदिश इधर, यहां पर विद्युत क्षेत्र खुद ही 0, और इस पृष्ठ के ऊपर या तो विद्युत क्षेत्र होगा 0, अंदर तो होगा 0, और बाहर इसके परपेंडिकुलर होगा ds और E के बीच का कोण। तो दोस्तों, ये मैंने बता दिया है S1 S2 और S3, और इस अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, हमने पहले बिंदु में देख लिया। बाहर की ओर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है हमने E मान ली, जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, जो कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी भाई। क्लियर? इस चालक के पृष्ठ पर जो आवेश घनत्व है वो है सिग्मा, जिसे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जा रहा है। गाउस का नियम बोलिए, ये हमारे पास में है गाउस का नियम, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस का नियम है। ये क्या है? गाउस का नियम। क्लियर? अब यहां पर आप देखेंगे इस गाउस के नियम में जो बंद पृष्ठ है उसको हम 3 टुकड़ों में तोड़ देंगे। एक S1 पृष्ठ है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, दूसरा जो पृष्ठ है वो है S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, फिर तीसरा जो पृष्ठ है वो है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब S1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही 0 है। S1 के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है दोस्तों? 0। S1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होने की वजह से ये पूरा का पूरा 0 हो गया है, तो ये तो 0 आ गया। फिर S2 के ऊपर, S2 पर विद्युत क्षेत्र था क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में है, इस कारण से यहां पर S2 पर आ गया E ds cos 0। cos 0 का मान होता है दोस्तों 1। cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। अब ये वाली वैल्यू भी देखिए 0 हो जाएगी। कैसे होगी 0? वो समझ लीजिए। S3 पृष्ठ है, उसका कुछ हिस्सा तो चालक के अंदर है और कुछ हिस्सा उसका बाहर है। देखो, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 ही है, तो उसमें कोई कहना सुनना नहीं है कि S3 पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र ही 0 है। लेकिन बाहर यदि आप बात करें तो विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो बाहर परपेंडिकुलर होते हैं, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, इसलिए S3 पृष्ठ के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा। ये 90 डिग्री है और इसका मान 0 हो जाएगा। समेशन क्यू भी यहां से देख लीजिए कि इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर मौजूद कुल आवेश बट्टे में इस गाउसीय पृष्ठ का इतना आवेश मौजूद होगा, इसके पृष्ठ के ऊपर इतना जो वृत्ताकार भाग है, इतने भाग के अंदर जो भी आवेश होगा वही क्षेत्रफल पर समेशन क्यू आवेश मौजूद है।
तो समेशन क्यू आवेश बराबर सिग्मा इंटू एस आ जाएगा। देखो आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बट्टे में क्षेत्रफल, तो इसका जो वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल हमने ले लिया एस, तो समेशन क्यू इक्वल टू आ गया सिग्मा इंटू एस। तो ये आ गया सिग्मा इंटू एस बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। ये जीरो है, ये जीरो है, ये एक हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे, इक्वल टू सिग्मा इंटू एस बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। S2 भाग का क्षेत्रफल वही होगा जो गाउसी पृष्ठ के अंदर ये जो चालक का पृष्ठ इंक्लूड हो रहा था जिसको हमने S लिया वही है। तो E इंटू में S बराबर सिग्मा इंटू एस बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। S से S कैंसिल हो गया, E बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ चुका है। ये आ गया है किसी चालक के कारण से उसके पृष्ठ पर या थोड़ी सी दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है दोस्तों। तो हमने 5 बिंदु पढ़े हैं। 5वां जो बिंदु है वो हमें बताता है कि चालक के कारण से जो विद्युत क्षेत्र उसके बाहर पृष्ठ के ऊपर कितना उत्पन्न होता है। अब वो डिपेंड करेगा कि यदि सिग्मा यदि धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, सिग्मा यदि ऋणात्मक है तो विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होगा, और यदि सिग्मा 0 है तो विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की ओर अंदर की ओर 0 हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों ये था काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो वीडियो है चालक स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित। इसमें आपने 5 महत्वपूर्ण बातें देखी जो कि आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आप इस टॉपिक के नोट्स यदि हमारे चैनल से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए कितने हैं, देखिए 9462393588 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। केवल व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, आपको देर सवेर नोट्स अवश्य ही मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।